एग्जाम टूर देख रहे हैं। अभी 1 to 5 का एग्जाम समाप्त हो चुका है, लगभग 2 से 3 घंटा हो गया। क्वेश्चन का भी एनालिसिस हो गया, आप भी देख लिया, आप भी मिला लिए हो गएगा सब कुछ। बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे कि बहुत हार्ड दे दिया गया, बहुत सारा कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन दिया गया, यानी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। और एक विद्यार्थी के मन में ये होता है कि सर हम इतना अटेम्प्ट किए, क्या हम खुश रहें या ना रहें। मेरे साथ ऑफिसर अकादमी के निर्देशक और शशि शरण सर उपस्थित है। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर आज का क्वेश्चन का लेवल क्या? देखिए क्वेश्चन अब क्या है ना कि बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है। जिसने बहुत अच्छे से तैयारी करके जो बच्चा गया होगा उसके लिए कठिन प्रश्न नहीं कह सकते। प्रश्नों की अगर 3 श्रेणी है कि एकदम बिल्कुल नॉर्मल पेपर है, मीडियम पेपर है और टफ पेपर है, तो हम इस पेपर को नॉर्मल टू मीडियम रेंज में रख सकते हैं। हालांकि सभी प्रश्न एक जैसे नहीं थे, हर खंड में बहुत अच्छे से प्रश्नों को बनाया गया था। और ये समझिए कि मान लीजिए कि इतिहास है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री से 15-16 सवाल पूछे गए हैं तो प्रश्नों में बहुत अच्छा मार्जिन रखा गया। जैसे कुछ जनजातीय से भी प्रश्न है, कुछ राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रश्न है, उसके अलावा आप देखेंगे मतलब हर सेगमेंट से प्रश्न है, कुछ बड़े नेताओं के नाम से भी प्रश्न है। तो ऐसे तमाम हर पहलुओं से प्रश्न पूछे गए। आप भूगोल के अंदर में देख लीजिए, भूगोल में भी अच्छे अच्छे सवाल हैं। 3-4 ऐसे प्रश्न हैं जो काफी ट्रिकी हैं और ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगर प्रश्न ट्रिकी ना होंगे तो फिर बच्चों के लिए चैलेंज कहां से आएगा। तो आप कहिएगा कि आप अगर देखिएगा ओवरऑल, अगर आप पेपर को देखें, मैथ्स के अंदर में आप कह सकते हैं कि प्रश्न थोड़ा आसान है, रीजनिंग को आप कह सकते हैं कि प्रश्न बिल्कुल आसान है। मैथ और रीजनिंग आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2-4 रीजनिंग रुला दिया बच्चा बोल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रीजनिंग में बनने लायक प्रश्न है, हो सकता है कि उस समय क्लिक नहीं किया हो। बहुत बच्चा जैसे मान लीजिए कोई ये 3, 5, 15 ऐसे करके गुना है, वो पकड़ाता नहीं है कि गुना हो रहा है कि भाग हो रहा है, तो वो अलग बात है। लेकिन रीजनिंग का प्रश्न जो है इजी टू मॉडरेट ही लेवल कहेंगे, मैथ्स भी इजी टू मॉडरेट लेवल में ही कहेंगे। प्रश्नों ने जहां बच्चों को परेशान किया उसमें एक सेगमेंट था जो करंट अफेयर का था। करंट अफेयर के अंदर भी लगभग 14 प्रश्न हैं, 14 या 15 प्रश्न थे। उसमें से 10 प्रश्न तक तो बनने लायक थे, लेकिन 10 प्रश्न के अलावा अगर आप बात करेंगे तो 3, 4, 5 ऐसे प्रश्न थे जो अच्छे लेवल के प्रश्न थे। बहुत जगह बहुत बच्चों ने बनाया भी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग था। उसी प्रकार से आप देखिएगा तो चैलेंजिंग क्वेश्चन के अंदर में बिहार स्पेशल की भूमिका इस बार पेपर में नजर नहीं आई बहुत। हाँ बिल्कुल कम देखी। पिछली बार जैसे बिहार स्पेशल था, पिछली बार जो फोकस्ड एरिया हुआ करता था बिहार, इस बार बिल्कुल भी बिहार स्पेशल उस लेवल का नजर नहीं आया। आप इंडियन पॉलिटी के अंदर में देखें, काफी अच्छे डेटा वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंडियन पॉलिटी में भी प्रश्न बनने लायक थे, लेकिन 3-4 प्रश्न इंडियन पॉलिटी के अंदर में काफी अच्छे पूछे गए थे। साइंस को आप देखेंगे तो अपेक्षाकृत पिछले प्रश्नों के हिसाब से आप उसको इजी टू मॉडरेट लेवल में ही रह सकते हैं। विज्ञान में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। पिछली बार जितना विज्ञान ने सताया था, इस बार उतना नहीं सताया है। उसके अलावा अगर आप देखें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के अंदर में 3-4 प्रश्न थे, 5 प्रश्न मान लीजिए ओवरऑल अगर मिला लेंगे आप बनने लायक प्रश्न थे, उसमें भी 1-2 प्रश्न छोड़कर बनने लायक। तो ओवरऑल अगर पेपर को देखेंगे तो पेपर अगर बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा तो एक अच्छा अटेम्प्ट पेपर माना जाएगा। और पेपर अगर इजी टू मॉडरेट आता है तो वैसी परिस्थिति के अंदर में सब लोग प्रश्नों को बनाते हैं। सबके लिए आसान है, सबके लिए कठिन होता है, तो प्रश्नों को इजी टू मॉडरेट में रख सकते हैं। सर जिस तरीका से पेपर 3 पार्ट में आप बांट दिए, TRE 1, TRE 2 और कल जो 6 to 8 का क्वेश्चन हुआ, एग्जाम हुआ, उससे यदि तुलना करें उस लेवल से तो क्या रहेगा? देखिए एक बात समझिए कि TRE 1 आपको याद करके रोना आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ TRE 1 में एक्चुअली लगा था कि क्वेश्चन पलटा गया, PGT वाला पूछ दिया गया इसमें, है ना। तो TRE 1 को तो बाहर ही कर देते हैं। TRE 2 और 3 को अगर आप देखते हैं तो TRE 3 के अंदर में जो पेपर है वो आप TRE 2 के पैरेलल ही कह सकते हैं, उसी लेवल का है। किसी सेगमेंट में TRE 2 से आसान प्रश्न है तो कहीं कहीं TRE 2 से ऊपर भी पूछेंगे। तो ओवरऑल मॉडरेट उसी लेवल के रेंज में अगर आप पेपर को रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। बहुत ज्यादा उससे कठिन भी नहीं कह सकते और बहुत ज्यादा आसान। और देखिए आसान कहना तो गलती इसलिए भी होगा क्योंकि बाहर में प्रश्न बन जाता है, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है वो छात्र ही बता सकता है कि कितना प्रेशर उसके अंदर में होता है। तो एग्जामिनेशन हॉल में हकीकत में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और वैसी परिस्थिति के अंदर में चुनौतियां, आसान प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। और अगर 5-6 प्रश्न आसान ही गलत हो गए तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में सिलेक्शन रेस से आप बाहर हो जाते हैं। क्योंकि सिलेक्शन का सबसे पहला मूल मंत्र ये है कि आसान प्रश्नों को पहले सबसे पहले क्या करना है, तो सही करना है। सर एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में चल रहा है, चूंकि सबसे अधिक विद्यार्थी को आप डील किए हैं, टेस्ट सीरीज लिए हैं, सब कुछ लिए हैं। कई सारे विद्यार्थी होते हैं जो टॉपर होते हैं, टॉप 20 वाले होंगे, टॉप 100 वाले होंगे, फिर मिडिल वाले होंगे, फिर सबसे लो वाले होंगे। यदि उस रेंज से देखा जाए, आप इतना विद्यार्थी को देखें, उसके अनुसार जो टॉपर विद्यार्थी हो कितना तक स्कोर कर सकते हैं? देखिए टॉपर विद्यार्थी मुझे लगता है कि 120 के आसपास तक मैक्सिमम जा सकता है। 120 तक हाँ उससे ऊपर जाना मुश्किल है। देखिए परीक्षा के अंदर में प्रेशर बहुत रहता है एग्जामिनेशन हॉल में, इसको भी समझिए। अब कोई आगे बाहर में ज्ञान दे दे कि 140 बना देंगे, 135 बना देंगे, सही तो मुश्किल है। लेकिन जो बढ़िया पढ़ा लिखा जो टॉपर रेंज का विद्यार्थी वो 120 तक के रेंज में प्रश्नों को सॉल्व कर सकता है।
लगभग 5-10 हजार विद्यार्थी भाग लेते थे, ऑनलाइन जोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा हो जाता था। उस रेंज में मीडियम विद्यार्थी कितना किए होंगे आपके अनुसार? मीडियम विद्यार्थी मेरे हिसाब से 80 से 100 के बीच में रहे होंगे। 80 से 100 के रेंज में मीडियम विद्यार्थी, चूंकि मैथ्स रीजनिंग उनका सही हो गया होगा और बनाने के लिए तो सब लोग 150 के लेके आए होंगे, लेकिन जो प्रश्नों को अटेम्प्ट मतलब सही अटेम्प्ट करने की बात होगी तो 80 से 100 प्रश्न मुझे लगता है एक मीडियोकर रेंज का विद्यार्थी किया होगा आराम से। इसमें टोटल प्रश्न देख लिए, सब कुछ कर लिए, एनालिसिस करा लिए। प्रश्न की बात करें तो कोई ऐसा टॉपिक जहां से पिछला बार हर बार देखा गया था कि नहीं एक ही टॉपिक से उठा दिया गया या 2-4 टॉपिक टच किया गया, इस बार सभी को टच किया? नहीं, इस बार सभी जगह से हॉलिस्टिक पेपर है, बहुत बैलेंस्ड पेपर है और टेस्ट ऑफ नॉलेज बच्चों का हुआ है। ऐसी बात नहीं, पिछली बार हो गया था कि लोकतंत्र के चैप्टर से 10 क्वेश्चन पूछ दिया गया था, ऐसा इस बार कहीं देखने को नहीं मिला है। पेपर एक बैलेंस्ड पेपर बनाने का प्रश्न किया जाए। अब पेपर का मतलब ये थोड़ा है कि सब क्वेश्चन में टफ कर दें, या पेपर का मतलब ये थोड़ी है कि सारा प्रश्न आसान कर दें। भाई एग्जाम हो रहा है तो एग्जाम के हिसाब से उस पद्धति को लोग फॉलो करेगा। कहीं प्रश्न आसान है, कहीं ऑप्शन ट्रिकी है। अब जैसे एक सोनार का क्वेश्चन था साइंस में, सोनार में सब लोग पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ था कि भाई समुद्र तल की गहराई, लोग ए मार देगा, लेकिन उसके नीचे वाला भी दोनों ऑप्शन सही था, इसलिए ई चला जाएगा। तो बीपीएससी के अंदर में जो ई वाला खेल है उसमें थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, और खासकर उन प्रश्नों में जिनका उत्तर ए हो। अगर ए उत्तर है तो थोड़ा सा रुक जाइए, ठहरिए और इंतजार करिए कि बी सी भी कहीं नहीं ना है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि ई ऑप्शन ने लोगों को परेशान तो किया ही होगा। 9th-10th वाले ये बात ध्यान में रखेंगे, ए होगा तो आगे देखेंगे। बिल्कुल। सर कल 9th-10th वाला है, उसके बाद 11th-12th होगा। जो टीआरई 4 वाले विद्यार्थी देख रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी से देखना शुरू कर दिए क्योंकि उनको आइडिया मिलता है, उन लोगों को आप क्या कहिएगा, कैसे करें? देखिए टीआरई 3 वाले को इस पेपर के ऊपर जज करना मूर्खता कहलाएगा। मूर्खता इसलिए कह रहा है कि चेयरमैन का आपने स्टेटमेंट सुना होगा। चेयरमैन सर ने क्या कहा? चेयरमैन सर ने कहा कि हम हर परीक्षा में आपको चौंकाएंगे। तो ये पहले के जमाने में ट्रेंड एनालिसिस होता था, जिसमें हम देखते थे कि बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा है, अगले साल ये पूछा है, अगले साल ये पूछा, तो हम उसी ढर्रे पर प्रश्नों को देखते थे। लेकिन चूंकि अब उस ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर अगली तैयारी को निर्भर करना, ये मूर्खता कहलाएगी। टीचर को और साथ साथ छात्रों को भी इस बात का बखूबी ध्यान रखना चाहिए कि आप होलिस्टिक रूप से अपनी तैयारी करें, विषयों को पढ़ें, विषय को तैयार रखें। इतिहास से प्रश्न आसान भी आएगा तब भी आप सॉल्व कर पाए, कठिन आएगा तब भी आप सॉल्व कर पाए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है। इस बार अगर मान लीजिए एनसीईआरटी का वेटेज कम है, बिहार स्पेशल का कम है, अब बच्चा बिहार स्पेशल पढ़ना छोड़ दे, अगली बार बिहार स्पेशल आ जाए, नोबडी नोज। इस बार एनसीईआरटी से थोड़ा लिंक्ड आउट पेपर है पीआरटी का, अब लिंक्ड आउट है और मान लीजिए अगली बार पूरा एनसीईआरटी ही उलट दे, नोबडी नोज। इस बार मानक पुस्तकों के ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए, पिछली बार मानक पुस्तकों को छोड़ के पूरा एनसीईआरटी से लाद दिया जाए। सो मेरे हिसाब से छात्र हित में सर्वोपरि यह होगा कि आप होलिस्टिक तैयारी करें, अपने आप को परीक्षा विशेष न करके विषय विशेष की तैयारी करें कि मैंने इतिहास पढ़ लिया तो इतिहास का मेरा एनसीईआरटी भी कंप्लीट है, इतिहास का एससीईआरटी भी कंप्लीट है, इन सब ने टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी लगा लिया। और सिर्फ इस पर ही डिपेंडेंट मत रहे, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर में बहुत कम कंटेंट है, उससे ज्यादा डिटेल आपको पढ़ने की आवश्यकता है और प्रश्नों को देख के इस बात का एहसास भी हो गया होगा। लेकिन तो आपको उसके बाद मानक पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके पूरे नोट्स को पूरा टॉपिक पढ़ना होगा। अब मान लीजिए कि एनसीईआरटी ने कोई एक टॉपिक है दांडी यात्रा है, वो आधे पेज में खत्म कर दिया, तो क्या दांडी यात्रा सिर्फ एक पैराग्राफ या आधे पेज का कंटेंट? नहीं, छात्रों को मानक पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा ताकि वो होलिस्टिक व्यूज का समझ सके, क्या कैसे कब क्या प्रभाव पड़ा, तमाम चीजों, गांधी की भूमिका, ये सारी चीजें समझनी होंगी। तो आपको एक होलिस्टिक तैयारी करना होगा मानक पुस्तकों के साथ। सर टीआरई 1 के बाद आप बहुत सारे जो क्लास लेने वाले थे टीआरई 2 में सुधार किए, फिर टीआरई 3 में सुधार किए, टीआरई 4 में क्या ऐड कर रहे हैं? टीआरई 4 के अंदर में हमने 3 टियर स्ट्रक्चर बना रखा है। टीआरई 3 के अंदर में हमने एनसीईआरटी को बखूबी पढ़ाया। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि एनसीईआरटी एससीईआरटी होलिस्टिक वे में प्लस प्रैक्टिस और साथ साथ मतलब ओवरऑल एनालिसिस उनको करके दें। मतलब अगर उस बैच को वो कर लेते हैं तो वो बैच सिर्फ टीआरई के लिए ना साबित हो, वो उनके सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी वो काम चल जाए। मतलब अगर आप टीआरई का बैच भी खरीद ले रहे हैं तो आप बीपीएससी का पीटी, यूपीपीसीएस का पीटी, इन पीटीज के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। मतलब हम उनको उस लेवल तक नहीं पढ़ाएंगे, हम उनको 2 लेवल ऊपर लेके चलेंगे ताकि उनको कोई परेशानी का सामना ना करना। कट ऑफ पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कट ऑफ ऑफिस बीपीएससी जारी करेगा, कट ऑफ नहीं देते हैं। लेकिन वैसे विद्यार्थी जो एग्जाम देकर आए हैं, 2-4 माह बाद टीआरई 4 भी है, अपने आप को एक सुरक्षित, चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी को आप देखें तो यदि कोई विद्यार्थी इतना करके आया तो ठीक ठाक समझे अपने आप को, कितना तक ठीक ठाक समझे? आप टेस्ट ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं तो अगर आप 90 से 100 के बीच में हैं तो इफ यू फाइंड कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और अगर उसके बाद ऊपर हैं आप, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए और निरंतरता के साथ पढ़ते रहिए, सफलता आपको जरूर कितना वाले टीआरई 4 में लग जाए, कितना कम आ रहा है टीआरई 4? इसका कोई अनुमान मैं नहीं देता हूं, कट ऑफ में देता ही नहीं। नहीं, कट ऑफ नहीं, कितना अनुमानित का मतलब ही कट ऑफ होता है। ये साइकोलॉजिकल गेम नहीं खेलना है। मैं कट ऑफ जारी नहीं करता हूं, इसके पीछे रीजन है कि अगर हम जैसे लोग कट ऑफ बताने लगेंगे तो छात्रों का भरोसा जो है ये हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ काम जिम्मेदारी किसकी? आयोग की है। और कट ऑफ हम निकालते भी नहीं है और हम होते भी नहीं है निकालने वाले। कॉपी चेक होगा, मार्क्स आएगा, अंक आएगा, अरेंज होगा, निकाला जाएगा, उसकी तमाम प्रक्रिया है, तो उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। मैं यही कहूंगा कि आप पढ़ते रहिए। मान लीजिए जो बच्चा अभी टीआरई दे के आया वो भी अपनी पढ़ाई आगे जारी रखे, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है और भी बहुत सारे
एग्जाम्स आएंगे, देते हैं। और बिहार में तो बच्चे सभी परीक्षा देते ही हैं, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, सिलेक्शन हो गया तो आप नौकरी पर चले जाइए, फिर भी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, आगे बढ़ते रहिए। देख सकते हैं जिस तरीके से 3 कैटेगरी में बांट के सुरक्षित स्कोर बताया गया था, उसको आप देख सकते हैं। यदि उसके इर्द गिर्द आप आते हैं तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं या आप अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। सर, समय देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।